यूपी के संभल जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने दो मासूम बच्चों पर जमकर कहर बरपाया। मासूम बेटों की न सिर्फ लाठी डंडों से पिटाई की, बल्कि 3 दिन तक टॉयलेट में बंद रखा। मासूम बच्चों ने अपने साथ हुई दहला दिलने वाली दास्तां को पुलिस के सामने रखा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर ली है। बेटा किसने मारा ये? पापा ने। क्यों मारा? चाचा ने। क्यों मारा बेटे? हम मारते रहते हैं, हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा बेटे, तुम्हें लैट्रिन में किसने बंद करा था? हम मुझे कितने दिन में निकले? वो सुबह निकले और कल भी बंद करा था। मेरा नाम तो आनंदी है। आनंदी, कहाँ से आई हो आप? दौलतपुर से। ये जो थाने हयात में शिकायत की, क्या है? शिकायत ये है कि जो बच्चों को मारपीट करती है, हमसे देखा ना जाता है। कौन है? इसकी दादी, इसकी जो दादी हैं और इसके जो पापा हैं, चाचा हैं, 3 जने हैं वो घर। अच्छा, तो ये बच्चे को ही बताया बहुत चोटें हैं, इसको उसमें लैट्रिन बंद कर दिया था? दिखा रहा है सर, खुद ही से बंद करूँगा। आप क्या नाम है आपका? संजीव सैनी। कहाँ से आए? भैंसिया की मतलब। भैया ये बताया कि इनके पिता ने बच्चों को बंद कर दिया था, लैट्रिन बंद कर दिया, और ये बच्चा खुद कह रहा है बहुत मारा था। कौन है वो, क्या है? मेरे पास फोन पहुंचा, हमारी बहन खत्म हो गई थी, जब से उन्होंने मारना शुरू कर दिया ना। तो ये तुम्हारी बहन के बच्चे हैं? हाँ। तो पिता जो कौन है, सुतेला वो? हाँ, दोबारा बेटा पहला जो इनका बाप था वो खत्म हो गया था। अच्छा, तो अब ये कौन है? दूसरा पति है? हाँ, दूसरा पति। आपकी बहन का ना? हाँ, उससे लड़की हुई है। चलिए, लड़की है। आज थाना हयात नगर में सूचना प्राप्त हुई कि 2 छोटे नाबालिग बच्चों के साथ उनके सौतेले पिता द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटना कारित की गई है। यह सूचना बच्चों के मामा द्वारा दी गई थी। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बरेली में दीपावली की रात जुआरियों के हमले में पुलिस वालों के घायल होने के बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच इन गिरफ्तार आरोपियों का एक वीडियो हवालात से बाहर निकलते वक्त का सामने आया है, जिसमें सभी आरोपी हाथ जोड़े हुए बाहर निकलते देखे जा सकते हैं। इसमें से कई आरोपी कठिनाई से चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये पुलिस के सामने कह रहे हैं कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कल दीपावली पर्व के पावन अवसर पर शाम के समय समस्त जनपद की पुलिस ड्यूटियां भ्रमणशील थी। थाना प्रेमनगर अंतर्गत भी हमारी चीता मोबाइल के पुलिसकर्मी इसी के लिए दृष्टिगत रखते हुए वो भी लगातार भ्रमणशील थे। प्रेमनगर अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शराब का सेवन कर जुआ खेला जा रहा था। जब गश्त में रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको रोका गया तो ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए और हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इस संबंध में तत्काल एडिशनल एसपी सिटी, सीओ साहब और थानेदार को मौके पर भेजा गया। थाना प्रेमनगर पर 433/24 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अत्यंत गंभीर धाराएं धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 121(1), 132, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता और 7 CL एक्ट के अंतर्गत 15 लोगों पे एफआईआर पंजीकृत की गई है। इन 15 लोगों में से 9 मुख्य लोग इनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें धीरज, विपिन, कुणाल, आदेश, रमेश चंद्र, अर्जुन, राहुल, वरुण कुमार और अशोक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था में अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में विधि द्वारा स्थापित कठोर कानूनी प्रावधानों एवं पुलिस को प्रशस्त वैधिक शक्तियों का कठोर पाठ पढ़ाकर इनको जेल भेजा जा रहा है। यह कार्रवाई ऐसे समस्त अराजक तत्वों के लिए बरेली पुलिस की तरफ से एक स्पष्ट संदेश भी है कि अगर कोई अराजक तत्व इस तरह की हरकत करता है और जो आसपास महिलाएं गुजर रही हैं, मार्केट क्षेत्र से या सड़क से गुजर रही हैं, उनके साथ अभद्रता करता है, तो हम इसमें अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई करते हुए उनके आचरण को दुरुस्त करने के लिए विधिक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और माननीय न्यायालय से भी इसकी पैरवी कराते हुए अच्छा साक्ष्य संकलन करते हुए इनको जल्द से जल्द सज़ा कराने के लिए भी लगातार प्रयासरत रहेंगे और बहुत कठोर सज़ा इनको कराई जाएगी। इसके साथ साथ सभी पुलिसकर्मी जो इस घटना में जिनको चोटें आई हैं और जिनके द्वारा सतर्कता दिखाते हुए ऐसे अराजक तत्वों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया,
उन्होंने अपने ड्यूटी के प्रति बहुत सजगता दिखाई। इन सभी को मेरे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लोग इस घटना में शामिल थे इनको कठोर से कठोर सजा इंश्योर की जाए। यूपी के बरेली जिले के फिनिक्स मॉल से लेडीज वॉशरूम में जेंट्स की एंट्री हो रही है। महिलाओं को गंभीर बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। फिनिक्स मॉल के पदाधिकारियों से शिकायत के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही कोई संबंधित जानकारी मिली। फिनिक्स मॉल प्रशासन मनमानी कर रहा है, वहीं फिनिक्स मॉल पदाधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गलशहीद इलाके में हुए मर्डर से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा में लूट और डकैती की कई घटनाएं करने वाला फहीम और एटीएम गिरफ्तार हो गया है। 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित करने के बाद फहीम को एसटीएफ की टीम ने मुरादाबाद के गलशहीद इलाके से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सुना देते हैं आपको। एटीएम जो है ये अपराधी अरेस्ट हुआ है कल मुरादाबाद में। किस तरीके से अरेस्ट हुआ है, ये क्या बरामद की हुई है सर? देखिए, एसटीएफ की बरेली यूनिट की टीम लेड बाय एडिशनल एसपी अब्दुल कादिर, इंस्पेक्टर राकेश चौहान और सीओ कटघर, एसओ गलशहीद, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से 2.5 लाख का इनामी फहीम उर्फ एटीएम, जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर जब पेरोल पर रिहा किया गया था, उस पेरोल को जम करके फरार चल रहा था, उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पोजीशन से एक असलहा, 10 कारतूस बरामद हुए, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। बेसिकली ये फहीम उर्फ एटीएम एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 62 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जनपद मुरादाबाद और यूपी के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के प्लस अन्य राज्यों के मुकदमे दर्ज हैं। इनफैक्ट ये थाना कांठ जनपद मुरादाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है और ये वर्ष 2011 थाना गलशहीद के एक मर्डर के मुकदमे में वंचित चल रहा था। अरेस्टिंग होने के बाद इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके बिजनौर भेजा गया था और वहाँ से न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया था। पुणे इसको गिरफ्तार करके यहाँ से सीतापुर जेल भेजा गया था और वहाँ पे इसने बीमारी का आधार बनाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेरोल की रिक्वेस्ट की थी। इसको पेरोल ग्रांट हुआ था जून वर्ष 2023 में, लेकिन उसके बाद से ये लगातार फरार हो गया था और जो पेरोल की शर्तें थी उसका उल्लंघन किया था और उसके बाद ये लगातार उस समय से फरार चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने लगातार प्रयास करके और बहुत ही इंटेंस प्रयास के बाद ये कल थाना गलशहीद क्षेत्र से अरेस्ट हुआ है और इसमें अग्रिम बतानी कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर नकबजनी के बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं, मर्डर के मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस 3 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा फिलिस्तीन की मिसाल देते हुए चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि मैं फिलिस्तीन को फॉलो करता हूं। आपने देखा होगा कि 2023 अक्टूबर से लगातार जंग लड़ रहे हैं और अब 2024 आ चुकी है और लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर सुपर पावर को झुका रखा है। हमने कैंडिडेट भी भेजा है, अब आप देख लीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे ना हो, लेकिन हमारे कैंडिडेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी है, आलिम भी है, अच्छे ताजिर भी है और सारी चीजों से पाक और साफ है। शौकत साहब, आपने अभी इंटरव्यू कर रहे थे, आप तो उसमें ये कहा कि समाजवादी जो है मुसलमानों को बरगलाती है, ठीक है, इस पर कायम है आप अपनी बात पे, मतलब बहलाती है मुसलमानों को। समाज मुसलमान को देती है, अगर समाजवादी बहलाने में कामयाब हो रही है तो आप समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ धोखा करती है। जब एक मुसलमान को की मॉब लिंचिंग होती है तो बीजेपी का 100 वोट बढ़ता है और समाजवादी का 50 वोट बढ़ता है। तो मुसलमान को जब मारा जाता है तो समाजवादी भी खुश होती है, बीजेपी भी खुश होती है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है दोनों लोग, क्योंकि जब मुसलमान को बीजेपी के लोग या उनकी हुकूमत में जिन पर उनकी सरपरस्ती है वो गुंडों की तंजीमें उनकी गोश्त के नाम पे लिंचिंग करती है तो समाजवादी खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो मुसलमान इलेक्शन में ये सोचता है कि जिन्होंने हमको मारा है हम उसको हराएंगे। तो वो समाजवादी पार्टी के जो डीलर हैं उनके बहकावे में आकर के समाजवादी ही बीजेपी को हराएगी तो वो समाजवादी के पास चले जाते हैं। समाजवादी की मोहब्बत में समाजवादी वोट नहीं डालते, बीजेपी की अदावत में समाजवादी को वोट मिलता है। लेकिन अब मुसलमान इस चीज को समझ रहा है कि हम जिसको वोट डालते हैं
वो तो हमारे लिए नहीं बोलता, वो तो खामोश रहता है। चाहे हमारा शरीयत का मामला हो, ट्रिपल तलाक पर, CAA पर, NRC पर, या वक्फ तरमीमी बिल पर, ये या मुसलमानों की लिंचिंग पर, अब देख लीजिए इनकी खामोशी, नहीं बोलते। अभी बहराइच में फसाद हुआ, कोई बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1 लाख रुपया दिया। हमारे पास कोई MLA नहीं है, कोई MP नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वर्करों ने जो पार्टी के अकाउंट में 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, हम उसको निकाल करके आवाम की मदद करते। कल के हम मजबूत हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी और ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के 3 बार के MLA यहाँ पे रिजवान साहब, क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए या यहाँ की आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। 1 डिग्री कॉलेज बनाया क्या उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए? आज मुसलमान पिछड़ा क्यों है? नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत किया है, आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, शराब की दुकानें हैं, जुए खाने हैं, पुलिस स्टेशन है। क्यों? आज हम कहाँ? आज जमाना हमें अछूत समझ रहा है, इनकी दुकान से ये ना लो, इनकी दुकान से ये ना लो, इनकी दुकान से ये ना लो। हमने तो कभी जिंदगी में किसी को अछूत नहीं माना, हमने तो लोगों को इंसान के नजरिए से देखा। आज लोग हमें अछूत समझ रहे, क्यों? उसकी वजह यह है कि जमहूरियत में जिस समाज का अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, लीडरशिप नहीं होती, डंडा झंडा नहीं होता है, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती है, न उसे न्याय मिलता है, न उसे नौकरी मिलती है। अच्छा, अभी आपने बात की मुसलमानों को, संभल में एक जगह है बहजोई, वहां पर 84 घरों मुसलमान के हैं जिनको बेघर कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अभी उनसे मिलने समाजवादी के लोग भी गए थे, काफी मिलने गए थे, MIM के लोग क्यों मिलने नहीं गए? MIM के बड़े नेता क्यों मिलने गए? चौधरी मुशीर साहब शायद मिलने गए थे, लेकिन बड़े नेता अभी तक उनसे मिलने गए और उनका भी कोई जिक्र भी नहीं किया। 84 लोग अपने घरों के बाहर, नाले के पास, मस्जिद में, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हॉस्पिटलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको जरूरत है दवाइयों की, जिनको जरूरत है खाने की, जो बेसिक चीजें हैं उनको। इस पर क्यों नहीं बोला MIM? मुशीर चौधरी साहब को आप छोटा नेता अगर समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। नहीं, छोटा नेता तो मैंने कहा। आपने कहा ना कि समाजवादी के बड़े, समाजवादी में कौन बड़ा नेता? अखिलेश यादव के बाद बताइएगा। आदित्य यादव गए थे, कौन है? आदित्य यादव गए, कौन है? जावेद अली गए थे, कौन है? इकबाल महमूद साहब गए, जावेद अली, इकबाल महमूद कौन है? ये मांगने वाले लोग हैं, ये मांगने वाले लोग हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगने वाले लोग हैं। ये लोग पार्लियामेंट में है, 7 बार के MLA हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इन लोगों ने किया क्या है समाज के साथ, ये बताइए आप। अच्छा गए, 1 मिनट गए, ये लोग गए, मैं मानता हूँ, जाने के बाद क्या हुआ? क्या किया? कोई आवाज उठी, बोला? उन्होंने कहा कोर्ट का मामला है, कोर्ट की अवमानना कैसे कर सकते हैं? हाँ, फिर क्यों गए थे? फोटो खिंचाने गए थे? आगे वादा करेंगे, वादा भाई हम आपको खाने संतावना दी, कम से कम इतना ही हो जाए उनके साथ। जो वादा किया था उसको तो पूरा नहीं किया। 2012-17 के बीच में उनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर के अपने नेता से पूछ सकते थे कि मुसलमानों से ये वादे किए गए थे, हमने पूरा नहीं किया, क्यों? नहीं पूछ सकते। ये कौन लोग हैं? ये समाज को गुमराह करने वाले, मुस्लिम समाज के मासूम नौजवानों को गुमराह करने वाले वो शिकारी है, जो मुसलमानों के वोटों का शिकार करके ले जाकर के समाजवादी पार्टी की झोली में डालते हैं ताकि इनको बैठने के लिए बड़ी कुर्सी मिले, वरना इनका समाज से कोई लेना देना नहीं। समझे? बहराइच में लोग क्यों खामोश? बहराइच का एक डेलीगेशन जाकर के DM से मिला समाजवादी का, और उसने क्या कहा, राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। 150 घर मुसलमानों के जला दिए गए, अस्पताल जला दिए गए। सलमान नामी एक लड़के की 30 लाख की दुकान थी, परचून की, होलसेलर था बड़ा, वो एक कागज नहीं बचा है उसकी दुकान में, कागज का टुकड़ा। और वहां के नेता कौन है समाजवादी के, मुसलमानों के? यासर शाह, उनकी बीवी MLA। यासर शाह 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर, MLA रहे। बहराइच छोड़ करके पहले दिन भाग गए, अभी तक वापस नहीं है। अब आप बताओ, MIM संभल का नेता 7 बार का MLA हेडक्वार्टर उठ करके बहजोई चला गया। क्या नेता? इनके घर से बड़े अच्छे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, इनकी आल औलाद के पास पैसे, चमचमाती हुई गाड़ियों से। संभल की आवाम कहाँ है? किस हालात में? हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ई रिक्शा कहाँ चलता है? संभल में। क्यों चलता?
क्योंकि मुसलमान बेरोजगार है। इन लोगों ने मुसलमानों के हाथों में कलम थोड़ी दी, इसीलिए स्कूल नहीं बनवाया ना, ताकि ये रिक्शा चलाए, ये सवाल ना कर सके। और जब हम सवाल करते कहते देखो ये फला की टीम है, ये फला की टीम है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है, जो लोगों के दरमियान में इंसाफ कायम करने की बात करते हैं। लोगों ने इंसाफ किया होता तो MIM को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। ना इंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तहरीक के साथ एक आंदोलन बन चुकी है। यूपी के लखनऊ में लॉरेंस बिश्नोई मामले में पप्पू यादव के बयान पर पप्पू यादव को ब्रजभूषण ने धो डाला। एक कोई बिहार के बाहुबली हैं, बहुत बड़े बाहुबली हैं, ब्रजभूषण के द्वारा कहा गया। 3-4 कुंतल वजन है उनका, अब सिक्योरिटी मांगने लगे हैं। क्यों बयान दिए बिना काम नहीं चलता। एक कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग ली। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा न मिले। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गैर समुदाय के सैलून संचालक ने 7 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की। चाची के साथ क्लिनिक पर दवाई लेने गई 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की गई। क्लिनिक के पड़ोस में रहने वाले सैलून संचालक के बहाने से बुलाकर अश्लील हरकतें की और आपत्तिजनक फोटो भी खींचे। घर पहुंचकर मासूम ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी बताइएगा कि आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई? मेरी बच्ची दवाई लेने गई थी तो उसके साथ में उसने बुलाया कि इधर आओ बेटी। उसने बुलाया कि मैं इधर आओ बेटी, तो वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो बोली इधर आओ। उधर बुला के उसने पहले उससे पूछा क्या नाम है तेरा। उसने नाम बताया। नाम बताने के बाद उसने हाथ पकड़ा, उसका हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उससे गाल पे पुच्ची लेके और उससे गले ऐसे करके फोटो खींचा उसके साथ में। तो आरोपी कौन है? शायद नाम है उसका। क्या वो बच्ची को पहले से जानता था? नहीं, पहले से नहीं जानता था। जी राहुल जी, आप इस समय रात में कोतवाली में हैं, क्या कारण है कि आपको कोतवाली आना पड़ा? अभी मुझे आधा घंटे पहले पता चला हमारे बदायूं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के विशाल ठाकुर जी द्वारा कि एक 7 साल की बच्ची के साथ एक अदर समुदाय के व्यक्ति ने 18 साल जो बालिक है उसने बदतमीजी की उस बच्ची के साथ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें इन लोगों की आप हिम्मत को देखिए, आप कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर। इसलिए मैं यहाँ कोतवाली में आया हुआ हूँ और हम ये अत्याचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप हमें अभी 1000 नहीं 1 लाख मुकदमे हम पर लिख दो, क्योंकि योगी जी का वो शासन है क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है उनके शासनकाल में। यही हम उनसे विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी किस चीज़ का काम करता है? क्या आरोपी एक नाई का काम करता है वो। और इससे पहले भी 1 साल पहले भी एक घटना हो चुकी थी मासूम बच्चों के साथ में। तो इन लोगों का ये एक काम बन गया है, खाली इनकी एक हैवानियत है। इन्हें ये बच्चे नहीं दिखाई देते हैं कि ये मानवता के अनुसार कि ये एक इंसान है। इनके अंदर अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट लिख ली है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा 29 में उपचुनाव होना है। इसकी तारीख का ऐलान होने के बाद अब सभी पार्टियां जमकर जनता के बीच जाकर जोर लगा रही हैं। इस बीच AIMIM प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद पहुंचे और AIMIM कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उनके द्वारा मुसलमानों को लेकर बेतुका बयान दिया गया। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको।
चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है? देखिए, नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुई है। 4 मरतबा समाजवादी की, 4 मरतबा बहुजन समाज पार्टी की। 60 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी है 10 सालों से। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाक़ों में आप डेवलपमेंट का काम देखिए तो बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, जाहिल है, इलिटरेट है तो वो मुसलमान है। मुस्लिम इलाक़ों में अस्पताल नहीं है। मुस्लिम इलाक़ों में आप जाकर के देखिए अच्छे कॉलेज और स्कूल नहीं है। हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। सड़कें नहीं है। हाँ, शराब की दुकान ज़रूर मिलेगी, पुलिस स्टेशन ज़रूर मिलेगा, जुए खाने के अड्डे मिलेंगे आपको। तो इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर नाइंसाफ़ी ना होती तो उत्तर प्रदेश में MIM को आने की ज़रूरत ना पड़ती। और मुसलमानों का वोट जिन मुस्लिम नेताओं ने लिया है, चाहे वो कुंदरकी का पूर्व MLA मौजूदा जो कैंडिडेट है वो हो, चाहे वो संभल के लोग हो, कहीं के भी लोग हों, जिन लोगों ने लिया है, ये मुसलमानों को गुमराह किया है, मुस्लिम वोटों पर डाका डाला है, बेवकूफ़ बना करके उनको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो इन्होंने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। जो मुसलमानों से वादे किए गए थे, रिजर्वेशन देने का वादा, मुस्लिम इलाक़ों में स्कूल खोलने की बात, मुस्लिम नौजवानों को पुलिस में डायरेक्ट भर्ती करने की बात, मुस्लिम नौजवानों को फर्जी मुकदमे से में जो जेल में उनको छोड़ने की बात, किसी एक भी वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा नहीं किया। जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात, जिसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन इनके नेताओं ने कभी जाकर के अपने आका से सवाल नहीं किया कि हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हमने इन्हें कुछ नहीं दिया। मौजूदा बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। मुस्लिम इलाक़ों में बीजेपी हुकूमत भी वही काम कर रही है। इनके जो एक वादे हैं, जो इनके नारे हैं, सबका साथ सबका विकास, बल्कि ये नारा मुसलमानों के विनाश का नारा है, मुसलमानों के विकास का नारा नहीं। आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। आज मुसलमानों को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। आज मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। आज मुसलमानों की दुकानों पे, ठेले पे बोल रहे हैं इनसे सामान मत खरीदो, हमें अछूत बना करके रख दिया गया है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? उसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान अमल में है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक जीत करके हमारा उपचुनाव में आ गया तो इंशाअल्लाह जो ये आए दिन नफ़रती पिल्ले जो निकल करके हमारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये नफ़रती लोग अपने बिल में वापस जाएंगे अगर हमारा एक MLA भी जीत करके आ गया तो। जिस प्रकार से बात की जाए, आज हमारी टीम में ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और कुछ जनता बोल नहीं पा रही, क्या है, क्यों चुप रही जनता? नहीं, आवाम देख रही है ना, आवाम देख रही है। इस बार इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा एक नया इनकलाब कुंदरकी की आवाम ले करके आएगी और आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि इस मरतबा क्या हुआ, कैसे, कहाँ से क्या हो गया। 3 सीटों को किस प्रकार से तीनों की बात की जाए तो देखिए, हम मीरापुर सीट भी फाइट में हैं, वहाँ पर अरशद राना साहब हैं, बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कुंदरकी हाफिज़ वारिस साहब, आपको मालूम है कि पिछला इलेक्शन भी लड़े थे, 14,200 वोट भी उन्होंने प्राप्त किया था। लगातार आवाम के बीच में रहे हैं। एक ईमानदार आदमी है, साफ़ सुथरी छवि के आदमी है, एक आलिम है, एक हाफिज़ है, एक ताजिर हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से या अपनी ताकत से किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। आवाम की मोहब्बतें उनके साथ है, वो भी आवाम से मोहब्बत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुंदरकी की आवाम इंशाअल्लाह ताला और मीरापुर की आवाम मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट डालेगी। यकीनन हम कोशिश में हैं, चूँकि लगातार 2 स्टेट में भी मेन चुनाव है, आम चुनाव है, झारखंड में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में भी लड़ रही है। और चूँकि वक्त बहुत कम है, हमारी कोशिश है, हमने मैसेज डाला है हाफिज़ जी से भी, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बैरिस्टर साहब की बात हुई है। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम बैरिस्टर साहब को लाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। आज से सारे लोगों को जिम्मेदारी बांट दी गई है।
हर एक जिम्मेदार को 10-10 गांव की जिम्मेदारी दी गई है। लोग आगे निकल कर के आ रहे हैं अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से। आपने देखा होगा कि कितना उत्साह है लोगों में। इंशाअल्लाह ताला हम घर घर पहुँचेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई अपनी शख्सियत के मुहताज नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक शख्सियत हैं और आवाम उनको जानती है कि हिंदुस्तान में अगर मजलूमों की कोई आवाज़ है, उनके न्याय के लिए कोई लड़ता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो यकीनन वो उनके साथ खड़ी। यूपी के मथुरा में जगह जगह गोवर्धन पूजा के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। इसी प्रकार का एक बड़ा आयोजन गोविंद नगर महाविद्यालय चौराहे पर हुआ। यह आयोजन गिरिराज पूजा महोत्सव समिति के द्वारा किया गया, जिसमें पहले शोभा यात्रा निकाली गई। पूरी महाविद्या में शोभा यात्रा भ्रमण करने के बाद महाविद्यालय चौराहे पर बने गिरिराज मंदिर पर पहुंची और वहां पहुंचकर उनके द्वारा पहले गिरिराज जी की पूजा अर्चना की गई। बनाया जा रहा इस जगह का महत्व ये रहता है कि यहाँ पे सब लोग एकत्रित हो पाते हैं। 51 फुट का एक गिरिराजी शायद ही मैं जानती हूँ इस एरिया में या मथुरा में कहीं और बनाया जाता होगा, इसलिए सब लोग यही गिरिराजी के पास यही महाविद्या में सब लोग एकत्रित होकर एक साथ पूजा करते हैं। और लोग के घरों में भी आज के दिन फूट का बनता है ना, स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए, जो और कहीं पे नहीं बनाया जाता होगा मेरी समझ में जो आता है। इसलिए सभी को यहीं पे आना चाहिए, एक साथ मिलकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान की महिमा को आगे बढ़ाना चाहिए। पूजा के अवसर पर यहाँ 51 फुट लंबे गाय के गोबर से निर्मित गिरिराज जी बनाए जाते हैं, जो भव्य मंदिर भी है। यहाँ पर गिरिराज जी का 56 भोग लगाया जाता है और यहाँ उनका एक स्वरूप बनाकर जन समुदाय के आगे गिरिराज जी को गाय के गोबर से बनाकर किया जाता है। और यहाँ तुलसी वन बनाया जाएगा, जो तुलसी जी हमारे गाड़ी में है, उनको निकाल के यहाँ तुलसी वन बनाया जाएगा। सामने मानसी गंगा भी हमने बनवाई है और मानसी गंगा का बिल्कुल स्वरूप दिया है, जो गिरिराज जी की तलहटी में स्वरूप है उसका 100% स्वरूप देने की हमने भरपूर कोशिश की है। और क्या क्या आयोजन होगा यहाँ पर? अन्नकूट का और प्रसाद बनाया, यहाँ पर अन्नकूट भी बनाया गया है, जो उसका पंडाल है। यहाँ पे शाम के टाइम अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाएगा। हमने गिरिराज जी की शोभा यात्रा भी बनाई है, शोभा यात्रा निकाली है, जो हमारे पूरी महाविद्या गोविंद नगर में होते हुए करते हुए 80 मीटर होते हुए पूरे महाविद्या क्षेत्र में अगर अब समापन की हो अग्रसित है। इस कार्यक्रम के आप आयोजक के रूप में हैं, तो ये कैसे आपको यहाँ की प्रेरणा मिली, किस प्रकार से आयोजन आपने शुरू किया? जैसे गिरिराज जी महाराज की प्रेरणा से हमें एक प्रेरणा मिली, जिसका हम सूक्ष्म रूप से स्टालिंग करते हुए आज भव्य रूप दिया गया है। इस पूरे आयोजन में कितने लोग शामिल होते हैं? इसमें पूरी महाविद्या कोई हजारों आदमी सम्मिलित होते हैं। फतेहपुर में एएनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधियों के कब्जे से लोहे की रॉड और डंडे बरामद किए हैं। प्रॉपर्टी विवाद में पत्रकार की हत्या की गई है। घटना में शामिल 4 अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। वहीं एसपी धवल जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। मामले में आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्या प्रयास किया जा रहा है और क्या तथ्य सामने निकल कर दिया है? जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में विगत दिनों जो एक दुखद घटना हुई, जिसमें दिलीप सैनी को कुछ लोगों के द्वारा घायल कर दिया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम अंकित तिवारी, जितेंद्र पटेल, विपिन शर्मा, आशीष कुमार और सुनील राणा है। इनके पास से जो घटना स्थल पे जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है, जिसमें डंडे और लोहे की राड है, जिससे वहाँ पर मारपीट की घटना कारित की गई थी, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। इस घटना के पीछे जो मूलभूत कारण था वो प्रॉपर्टी का लेन देन और पैसों का वितरण का विवाद था। ये सारे लोग पहले से ही दिलीप सैनी के परिचित थे और उनके साथ उठना बैठना इन सभी व्यक्तियों का था। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अभी वांछित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी हत्या आरोपी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर और 14(1) की भी तैयारी पुलिस कर रही है और ये पूरा प्रयास है कि इसको फास्ट ट्रायल पे ले जाकर शीघ्र से शीघ्र दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाई।
सर इसमें एक लेखपाल का नाम आ रहा है जिसके पास बताया जा रहा है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और उसने करोड़ों रुपए के ज़मीन पे उसने पैसा लगा रखा था, जिसको लेकर के इसने काफ़ी दिन उसने खींचतान चली, क्या उसी को लेकर के उसकी हत्या नहीं की गई? मैंने जैसा बताया कि प्रॉपर्टी का विवाद और पैसों का लेन देन का विवाद था, इसमें लेखपाल की भी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है और इनके पास जो भी अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं उसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और उसमें भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर मौके पर वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे असलहों की वो गोलियाँ मिली हुई हैं, प्लस वहाँ पे चप्पल मिला हुआ है, ब्लड मिला हुआ है, जबकि घटना वाले दिन ये सारी चीज़ें बताया गया था कि कुछ भी नहीं। फॉरेंसिक टीम ने अपने सारे एविडेंस वहाँ पे कलेक्ट किए हैं, चाहे वो ब्लड सैंपलिंग हो, चाहे वो कपड़े की सैंपलिंग हो, सारी की चीज़ें की गई हैं, पुलिस रिकॉर्ड में वो चीज़ें हैं। धन्यवाद। कानपुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। नसीम सोलंकी ने दीपावली के दिन मंदिर में जलाभिषेक और दीपदान किया था। मंदिर में आने वाले भक्तों और समिति के लोगों ने गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया। सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी हैं। यूपी के मुरादाबाद में कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने वोटों के लिए टोपी पहनी। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर को पहनाया गया सऊदी अरब वाला रुमाल और टोपी। कुंदरकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी का गंगा जमुनी स्टाइल आप देख सकते हैं। विपक्ष पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का निशाना साधने वाली बीजेपी अब खुद उसी ट्रैक पर है। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिमों ने मंच पर टोपी पहनाई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में ये टोपी पहनाई गई।